नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को प्रदान करने की पूरी संभावना जून के महीने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अंतर्गत भी यही दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जून के महीने में 19वीं किस्त को प्रदान किए हुए 4 महीने पूरे हो रहे हैं और प्रत्येक 4 महीने पूरे होने पर अगली किस्त प्रदान कर दी जाती है। ऐसे में इस अनुसार भी जल्दी ही 20वीं की मिल जानी चाहिए। हालांकि किस्त प्रदान करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जारी की जाएगी और यह किसी भी वक्त जारी की जा सकती है। बिहार में यहां बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल के लिए जमीन फाइनल। पीएम 29 मई को करेंगे शिलान्यास। बिहटा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा। 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। बिहार सरकार ने टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 116 एकड़ जमीन दी है। डीएम ने बताया कि हवाई अड्डे के बनने से क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे बिहार के परिवहन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर का हवाई क्षेत्र शुक्रवार को 3 घंटे के लिए बंद रखा गया। एक अधिकारी ने बताया कि त्रिसेवा कमान की ओर से बड़ी ऊंचाई वाले हथियार परीक्षण के लिए शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 3 घंटे के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया। अंडमान व निकोबार कमांड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आज की तरह कल भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एवं आसपास का हवाई क्षेत्र 3 घंटे सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के लिए बंद रहेगा। हमने 16 मई को पहले ही एयरमैन को नोटम जारी कर दिया है और निर्देश दिया है कि 23 मई और 24 मई को किसी भी नागरिक विमान को अंडमान के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने मणिपुर के चुराचांदपुर जिले की सत्र अदालत को विशेष एनआईए कोर्ट घोषित किया है। यह कोर्ट मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई करेगी, जिन्हें एनआईए जांच कर रही है। मणिपुर में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश का विरोध हुआ था। हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों बेघर हुए हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। मंगलुरु में पारिवारिक विवाद में व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि पारिवारिक विवाद के बाद यहां एक रिश्तेदार ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जबकि उसके 2 बेटे घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात मंगलुरु ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के वलाचिल में घटी। मृतक की पहचान वामनजूर निवासी सुलेमान के रूप में हुई है, जो विवाह दलाल के रूप में काम करता था। हमले में उसके बेटे रियाब और सियाब घायल हो गए। पुलिस के अनुसार सुलेमान ने करीब 8 महीने पहले आरोपी मुस्तफा 30 नामक एक रिश्तेदार की शादी कराने में मदद की थी। मुस्तफा और उसकी पत्नी के बीच अनबन के बाद आरोपी और सुलेमान के बीच तनाव बढ़ने की खबर है। 22 मई को रात करीब 9:30 पर मुस्तफा के फोन पर गाली गलौज के बाद सुलेमान और उसके बेटे आरोपी के घर गए। बातचीत के बाद जब वे घर से निकल रहे थे तो मुस्तफा कथित तौर पर अपने घर से निकला और सुलेमान की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद उसने अपने बेटों पर हमला कर दिया, जिससे एक की छाती और दूसरे के हाथ पर चोट लग गई। आंध्र प्रदेश में 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम की एक अदालत ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। संदिग्धों की पहचान सिराज उर रहमान 29 और सैयद समीर 28 के रूप में हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में दोनों को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया। विजयनगरम की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या लता ने बताया कि दोनों फिलहाल विशाखापत्तनम सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा, अगर हमें गृह मंत्रालय से आदेश मिलता है तो मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि रहमान को एक गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। तलाशी अभियान के दौरान उसके परिसर से अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे विस्फोटक बरामद किए गए। बम बनाने के बारे में उसके कबूलनामे के आधार पर दूसरे शख्स समीर को हैदराबाद के बोईगुड़ा से गिरफ्तार किया गया। एएसपी ने बताया कि दोनों के कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है, लेकिन फिलहाल इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस या किसी अन्य आतंकी संगठन से उनका कोई संबंध नहीं पाया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्रालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत 23 मई को सेवानिवृत्त होंगे। इससे पहले जस्टिस सचदेवा को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सचदेवा 24 मई से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति सचदेवा का जन्म 1964 में दिल्ली में हुआ। 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। 17 अप्रैल 2013 को वे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। 31 मई 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में तबादला हुआ। बोस्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है। हार्वर्ड ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए पहले ही 2 मुकदमे दायर किए थे। 23 मई 2025 को बोस्टन की अदालत में दायर शिकायत में हार्वर्ड ने कहा कि विदेशी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध अमेरिकी संविधान और अन्य संघीय कानूनों का उल्लंघन है। इसके साथ ही इसका विश्वविद्यालय और 7,000 से अधिक वीजा धारकों पर तत्काल और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने एक कलम के झटके से हार्वर्ड के 1/4 छात्र संख्या को खत्म करने की कोशिश की है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं और जो विश्वविद्यालय और इसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लखनऊ। आईपीएल 2025 का 64वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए धमाल मचा दिया। वो अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 6 रनों से रह गए। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हुए 94 रनों की नाबाद विस्फोटक पारी खेली। ईशान किशन ने मचाई बल्ले के साथ तबाही। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीता और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अभिषेक शर्मा ने 34 और ट्रेविस हेड ने 17 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर ईशान किशन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ में तूफान ला दिया। 28 बॉल में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद ईशान ने आक्रामक रुख अपनाया और अगली 20 बॉल में 44 रन बना डाले। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और इतने ही छक्के लगाए। नई दिल्ली। दिल्ली में पुलिस ने अवैध घुसपैठियों पर अभियान के तहत एक्शन लेते हुए 121 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे और अब इनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो एफआरआरओ के माध्यम से की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन सभी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बीते 1 सप्ताह में अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के माध्यम यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने भारत में कैसे प्रवेश किया और दिल्ली तक कैसे पहुंचे। मामले में पुलिस उपायुक्त बाहरी उत्तर निधिन वलसन ने जानकारी दी कि देश में अवैध रूप से प्रवेश कर यहां रहने में शामिल एक सिंडिकेट की भी जांच की जा रही है। इस सिलसिले में नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 15 मई को दिल्ली पुलिस ने 6 जिलों में अभियान चलाकर 3 दिन में 361 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। इनमें से अधिकतर को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। बिहार में भयंकर बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान के साथ ठनका का भी अलर्ट जारी। बिहार के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं। अगले 2-3 दिनों में केरल में मानसून पहुंचने की संभावना के बीच बिहार का मौसम लू के खतरनाक प्रभाव से अभी तक बचा हुआ है। बिहार में आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह के मौसम के जारी रहने का पूर्वानुमान है। पीएमडी का पूर्वानुमान है कि 23 मई को दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान इस इलाके में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती है। पीएम मोदी 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। भाजपा दफ्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर 29 मई को आ रहे हैं। इस दौरान वो बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे, साथ ही बीजेपी के मिशन बिहार को भी धार देंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय आएंगे, जहां बिहार बीजेपी के सांसदों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। पटना एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पर पटना, औरंगाबाद, गोपालगंज को बड़ी सौगातें देंगे।
जिसमें 30 मई को औरंगाबाद जिले के नबीनगर में 29,947 रुपए 91 पैसे करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा